Hello friend, नमस्कार। आई एम के सिंह शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस माई यूट्यूब चैनल एजुकल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज चीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या चीन एक उभरती हुई शक्ति के केंद्र के रूप में है? क्या चीन एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीन के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी तकनीकी सैन्य क्षमता के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं चीन के बारे में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीनी गणराज्य। दोस्तों, चीन उत्तर पूर्व एशिया में पड़ता है। इसकी विभिन्न देशों के साथ भूमि और समुद्री सीमा लगती है। इसके इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा ताइवान, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और इधर इसका रशिया इसकी भूमि के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा चीन का विभिन्न देशों जैसे कि जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इन देशों के साथ इसकी समुद्री सीमा लगती है। ये चीन की सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर है। कुछ इस तरीके से चीन अंतरिक्ष से दिखता है। उसके बाद आता है डेमोग्राफी ऑफ चाइना। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड चाइनीज है। रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेज उइगर, मंगोलियन, तिब्बतन, जुआंग तथा अन्य है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट यानी राजकीय लिपि सिंप्लीफाइड चाइनीज है। एथनिक ग्रुप्स यानी जातीय समूह मेजॉरिटी 92% हान है तथा 55 अन्य माइनॉरिटीज हैं। उनमें से 1.30% जुआंग, 0.86% मान यानी मानचू, 0.79% उइगर, 0.79% हुई, 0.72% मियाओ, 0.65% यी, 0.62% तुजा, 0.47% मंगोल, 0.44% जांग यानी तिब्बतियन, 0.26% बुएई, 0.15% जोसियन यानी कोरियन तथा अन्य। हान constitute the world's largest ethnic group, making up about 18% of the global population। तो दोस्तों, जो हान जाति है चीन की, ये पूरे विश्व की लगभग 18% हिस्सेदारी रखती है। तो दोस्तों, ये चीन का मानचित्र है। ये बीजिंग ये चीन की राजधानी है। उसके बाद आता है रिलीजन। दोस्तों, चीन में नॉन रिलीजियस चाइनीज फोक रिलीजन, साथ में कुछ क्षेत्रीय देवताओं और पूर्वजों को मानने वाले, कन्फ्यूनिज्म तथा ताओइज्म, चाइनीज बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 73.56% है। बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की संख्या 15.87% है तथा कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले जैसे हॉक, साल्बटिनिज्म, ताओइस्ट, जिनकी संख्या 7.62% है, क्रिश्चियन 2.51% और इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या 0.45% है। डोमिनियंस यानी निवासी चीन के लोग वो चाइनीज कहलाते हैं। गवर्नमेंट यानी सरकार वो यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के सिद्धांत पर आधारित वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। लेजिस्लेचर नेशनल पीपल कांग्रेस यानी चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है। चीन का वर्तमान में एरिया 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व में तीसरा या चौथा स्थान रखता है। जनसंख्या चीन की इस समय तक जनसंख्या 1,42,76,47,786 है, जो कि विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। दोस्तों, ये चीन का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये चीन का राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों, उसके बाद आता है चीन का इतिहास। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती होमिनिड्स ने 2.24 मिलियन और 2,50,000 साल पहले चीन के बीच निवास किया था। पैकिंग मैन के होमिनिड जीवाश्म एक होमो इरेक्टस जिसने आग का इस्तेमाल किया बीजिंग के पास जोकोडियन की गुफा में खोजा गया। उन्हें 6,80,000 और
7,80,000 साल पहले के बीच के समय का जो है माना जाता है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि जीहाओ प्रतीकों 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व ने सबसे पहले चीनी लेखन प्रणाली का जो है गठन किया था। चीन उत्तरी चीन के मैदान में पीली नदी के उपजाऊ बेसिन में दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक के रूप में उभरा। सहस्त्राब्दी के लिए चीन की राजनीतिक प्रणाली वंशानुगत राजशाही या राजवंशों पर आधारित थी। तो दोस्तों ये एक मिट्टी का जो है बर्तन है जो कि लगभग 10,000 साल पुराना जियानेन गुफा से जो है हासिल किया हुआ है, जो कि 18,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक की जो है सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद आता है वेरियस डायनेस्टीज ऑफ चाइना। दोस्तों चीन पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश, जिसमें सबसे पहला जो है राजवंश जिया माना जाता है। चीनी परंपरा के अनुसार जो है पहला राजवंश जिया था, जो 2100 ईसा पूर्व के आसपास उभरा था। जिया राजवंश ने वंशानुगत राजशाही या राजवंशों के आधार पर चीन की राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत को चिन्हित किया, जो एक सहस्त्राब्दी तक चली। उसके बाद आता है शांग राजवंश। शांग राजवंश ने जो है 17वीं से लेकर 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है पूर्वी चीन में पीली नदी के मैदान पर शासन किया था। उसके बाद आता है झोउ राजवंश। शांग राजवंश को जो है झोउ राजवंश द्वारा जो है जीत लिया गया था, जिन्होंने 11वीं से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तक जो है शासन किया था। इसी राजवंश के काल में जो है कन्फ्यूशियस का जो है जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये कन्फ्यूशियस है, जिनका जन्म जो है 551 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 479 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों कन्फ्यूशियस को चीन का एक महान महात्मा के तौर पर जो है जाना जाता है। उसके बाद आता है किन राजवंश। दोस्तों किन राजवंश ने 220वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 206वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो है चीन पर शासन किया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किन ने पूर्व चीन को फिर से संगठित किया और पहला चीनी साम्राज्य जो है उसने स्थापित किया। किन के राजा झेंग ने खुद को किन वंश का पहला सम्राट घोषित किया। उन्होंने पूरे चीन में किन के कानूनी सुधारों को लागू किया, विशेष रूप से चीनी पात्रों, माप, सड़क की चौड़ाई यानी कार्ट एक्सेल की लंबाई और मुद्रा के लिए मजबूत मानकीकरण। इस राजवंश के राजा किन शी हुआंग को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए युद्धरत राज्यों की दीवारों को एकजुट करने के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इस राजवंश के दौरान ही जो है चीन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था, जिसका निर्माण राजा किन शी हुआंग ने जो है किया था। हालांकि ये अधूरी जो है दीवार रह गई थी, बाद में इसको पूरा करने का काम मिंग राजवंश ने किया था। उसके बाद आता है हान राजवंश। किन राजवंश के बाद जो है हान राजवंश ने ईसा पूर्व 206 से लेकर ईसा बाद 220 के बीच जो है चीन पर शासन किया। हान साम्राज्य के क्षेत्र काफी विस्तार तक पहुंचने के सैन्य अभियानों के साथ मध्य एशिया, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया और यूनान और ग्वांगडोंग की वसूली और उत्तरी वियतनाम से मध्य एशिया और सोगिडिया में हान की भागीदारी ने सिल्क रोड के भूमि मार्ग को स्थापित करने में मदद की, जिससे हिमालय के पहले रास्ते भारत में बदल गए। हान चीन धीरे धीरे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कुछ सबसे उन्नत तकनीक उस समय जो है देखी जाती है, जैसे कृषि और चिकित्सा में सुधार के साथ साथ पेपर मेकिंग और कंपास भी शामिल थे। तो दोस्तों जो है सिल्क का जो उत्पादन करने वाला चीन जो है विश्व का प्रथम देश है। सिल्क रूट जो है वो स्थापित करने के लिए जो है हान राजवंश को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। कंपास और पेपर मेकिंग में भी जो है तथा चिकित्सा में सुधार में भी जो है हान राजवंश का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो दोस्तों ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। उसके बाद ये टेराकोटा सेना है जो 210 ईसा पूर्व में जो है बनाई गई थी। हान राजवंश के बाद तांग राजवंश। तांग राजवंश ने जो है 618 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक चीन पर शासन किया। इस राजवंश के दौरान बारूद और चौथ प्रकार का जो है आविष्कार किया गया। तांग राजवंश के बाद उत्तरी सांग राजवंश ने चीन पर शासन किया। उत्तरी सांग राजवंश जो है
960 ईस्वी से लेकर 1127 ईस्वी तक जो है चीन पर शासन करने वाला राजवंश था, जिसने 4 महान आविष्कार किए। तांग संस्कृति एशिया में व्यापक रूप से फैल गई, क्योंकि नए सिल्क रूट ने व्यापारियों को मेसोपोटामिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जो है लाया। द सॉन्ग विश्व इतिहास की पहली सरकार थी जिसने कागजी धन जारी किया और एक स्थायी नौसैनिक स्थापित करने वाली पहली चीनी राज व्यवस्था थी, जिसे समुद्री व्यापार के साथ साथ विकसित जहाज निर्माण उद्योग का समर्थन प्राप्त था। तो उत्तरी सांग राजवंश जो है वो विश्व की पहली सरकार थी जिसने कागजी धन जो है जारी किया था। उसके बाद युआन राजवंश 13वीं शताब्दी में चीन पर मंगोल विजय हुई, यानी चीन की हार हुई मंगोलिया के हाथों में, जिसकी वजह से 1271 ईस्वी में मंगोलियाई नेता कुबलाई खान ने युआन वंश की स्थापना की। 1279 में युआन ने राजवंश के अंतिम अवशेष पर जो है विजय प्राप्त की। इस तरीके से युआन वंश की जो है कुबलाई खान ने स्थापना की। उसके बाद आता है मिंग राजवंश। झू युआन झेंग नामक किसान ने 1368 ईस्वी में युआन राजवंश को उखाड़ फेंका और मिंग वंश की स्थापना होंगवू सम्राट के रूप में की। मिंग राजवंश के तहत चीन ने एक और स्वर्ण युग का आनंद लिया, दुनिया में सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक का विकास किया और कला और संस्कृति के उत्कर्ष के बीच एक समृद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित की। मिंग राजवंश के शुरुआती वर्षों में चीन की राजधानी को नानजिंग से बीजिंग ले जाया गया था। पूंजीवाद के नवोदित होने के साथ बैंग यांगमिंग जैसे दार्शनिकों ने व्यक्तिवाद और 4 व्यवसायों की समानता के साथ नव कन्फ्यूशियसवाद को आगे बढ़ाया और विस्तारित किया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बाकी बची दीवारों को बनाने का काम जो है मिंग राजवंश ने जो है पूरा किया। देख सकते हैं दोस्तों, जो भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का अधूरा काम था उसको काम जो है मिंग राजवंश ने पूरा किया। उसके बाद आता है शुन राजवंश। 1644 ईस्वी में ली जेचांग के नेतृत्व में किसान विद्रोही बलों के गठबंधन द्वारा बीजिंग पर कब्जा कर लिया गया था। चोंगजेन सम्राट ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पूरा का पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया था। उसके बाद आता है मांचू किंग राजवंश। फिर मिंग राजवंश के जनरल वो सानुगी के साथ संबंध ने ली के अल्पकालिक राजवंश शुन राजवंश को उखाड़ फेंका और बाद में बीजिंग पर नियंत्रण कर लिया, जो किंग राजवंश की नई राजधानी बन गया। किंग राजवंश जो 1644 से लेकर 1912 तक चली, चीन के अंतिम शाही राजवंश था। चीन को मुआवजे का भुगतान करने, खुले संधि बंदरगाह, विदेशी नागरिकों के लिए बहिर्मुखता की अनुमति देने और 1842 की असैनिक संधियों में से पहली नानकिंग की 1842 की संधि के तहत हांगकांग को अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद सबसे पहले चीन जापान युद्ध 1894 से लेकर 1895 में चीन को जो है काफी नुकसान हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप के साथ ताइवान के लिए जापान से समझौते करने के लिए जो है मजबूर किया गया था। किंग राजवंश ने भी आंतरिक अशांति का अनुभव करना शुरू कर दिया। 1911-12 की शिनहाई क्रांति ने जो है किंग राजवंश और सत्ता को समाप्त कर दिया, जब चीन गणराज्य ROC ने जो है किंग राजवंश की जो है जगह ली। उसके बाद आता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1912 से लेकर 1949 तक जो है दोस्तों इसने जो चीन में शासन किया। 1 जनवरी 1912 को जो है चीन की गणराज्य की जो स्थापना की गई थी। डॉक्टर सन यत सेन के नेतृत्व में जो है कुओमिंतांग पार्टी ने जो है चीन में शिनहाई क्रांति लाई थी, जिसके आधार पर मांचू किंग वंश को जो है सत्ता से जो है उखाड़ फेंका और इस तरीके से जो है वहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है स्थापना की गई। हालांकि राष्ट्रपति पद जो है युआन शिकोई को दिया गया, जो कि एक पूर्व जो है किंग जनरल थे, जिन्होंने जो है सन 1915 में जो है खुद को जो है चीन का सम्राट घोषित किया था, लेकिन अपनी खुद की जो बेअंग सेना की निंदा और विरोध के कारण जो है उन्हें गणतंत्र छोड़ना पड़ा और इसके अलावा जो है बाद में उनको फिर से जो है उसको स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 1916 में जो है युआन शिकाई की मृत्यु हुई और जिसके बाद जो है चीन में जो है एक तरीके से फिर से जो है राजनीतिक अस्थिरता जो है व्यापक हो गई। हालांकि इसकी बीजिंग स्थित सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी, लेकिन
वस्तुतः शक्तिहीन क्षेत्रीय सरदारों ने जो है चीन के अधिकांश क्षेत्रों को जो है अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। लेकिन 1920 के दशक के उत्तरार्ध में जो है चियांग काई शेक के नेतृत्व में जो है कुओमिंतांग पार्टी ने एक बार फिर से जो है सैन्य नियंत्रण और राजनीतिक युद्धाभ्यास की जो है श्रृंखला के साथ देश को जो है अपने नियंत्रण में लाया, और जिसे उत्तरी अभियान के रूप में जो है जाना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सन सेन ने जो सन 1912 में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है वो घोषणा की हुई थी। कुओमिंतांग पार्टी ने देश की राजधानी को नानजिंग में जो है स्थानित कर दिया और चीन के आधुनिक लोकतंत्र राज्य में बदलने के लिए सन सेन का जो है सैनमिन कार्यक्रम जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ। सन 1921 में जो है चीन में जो है साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसकी वजह से जो है कम्युनिस्ट पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जो है चियांग काई शेक के लिए जो है शासन करना जो है मुश्किल कर दिया, जिसके खिलाफ कुओमिंतांग पार्टी सन 1927 से लेकर सन 1949 ईस्वी तक जो है गृह युद्ध में जो है वो उलझे रहे। उसके बाद आता दूसरा चीन जापान युद्ध। सन 1937 से लेकर 1945 के बीच जो है चीन और जापान के बीच जो है दूसरा युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है एक थिएटर के रूप में जो है सामने आया। इस युद्ध में ना चाहते हुए भी कुओमिंतांग पार्टी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच जो गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापानी सेनाओं ने नागरिक आबादी के खिलाफ कई युद्ध व अत्याचार किए। कुल मिलाकर 20 मिलियन चीनी नागरिकों की मौत हो गई। जापानी कब्जे के दौरान अकेले नानजिंग शहर में अनुमानित 40,000 से लगभग 3 लाख तक चीनी लोगों का जो है नरसंहार किया गया। चीन पूरे रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामंती सरदारों और जापान द्वारा जो है वो तबाह कर दिया गया था। युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ चीन को एक शक्तिशाली विश्वसनीयता के रूप में जो है जाना जाता था, जिसे बिग फोर संबंध के नाम से भी जो है जाना जाता है। अन्य 3 महाशक्तियों के साथ चीन द्वितीय विश्व युद्ध के 4 प्रमुख सहयोगियों में से एक था और बाद में युद्ध के प्राथमिक विजेताओं में से एक माना गया। सन 1945 में जापान की हार के बाद जो है पैसडकोर सहित ताइवान जो है चीन के नियंत्रण में वापस आ गया। चीन विजयी हुआ, लेकिन युद्ध से तबाह और आर्थिक रूप से जो है वो बदहाल हो चुका था। कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों के बीच जो है जारी अविश्वास के कारण जो है गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया। संवैधानिक नियम 1947 में स्थापित किया गया था, लेकिन चल रही अशांति के कारण आरओसी संविधान के कई प्रावधान कभी भी मुख्य भूमि चीन में लागू नहीं किए गए थे। तो किस तरीके से चियांग काई शेक और माओ जेडोंग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सन 1946 में जो है प्रोस्टिक करने के लिए जो एक साथ मिले। उसके बाद आता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसने 1949 से जो है अब तक जो है चीन में सत्ता संभाली हुई है। चीनी गृह युद्ध में प्रमुख मुकाबला रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो है वो हुआ था। और इस तरीके से जो है इस गृह युद्ध में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो है अधिकांश चीन के हिस्से से जो है नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया और वो जो है कुछ तटीय जो है क्षेत्रों में जो है सिमट कर रह गया। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कुओमिंतांग पार्टी के नेतृत्व में जो है वो ताइवान, हैनान जैसे जो है द्वीपों में जो है वो सिमट चुका है। 21 सितंबर सन 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग ने चीनी जनवादी राजनीतिक परामर्श सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र में जो है एक भाषण के साथ जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की जो है घोषणा की। 1 अक्टूबर 1949 को तियानमेन गेट पर जो है माओ द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई। वह तारीख जो आज जो है देश का पहला जो है राष्ट्रीय दिवस जो है बन गया। इस तरीके से जो है 1 अक्टूबर हर वर्ष जो है चीन का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1950 में जो है पीपल लिबरेशन आर्मी ने आरओसी से हैनान प्रांत भी जो है वो अपने कब्जे में ले लिया और इसके अलावा तिब्बत को भी जो है उसने चीन में शामिल कर लिया। यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है इन क्षेत्रों से भी जो है हाथ धोने पड़े। हालांकि कुओमिंतांग बलों ने 1950 के दशक में जो पश्चिमी चीन में जो है विद्रोह जारी रखा हुआ है। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि माओ जेडोंग जो है सन 1949 में जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की जो है घोषणा जो है वो तियानमेन चौक पर जो है कर रहे हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी के शासन ने भूमि सुधार के माध्यम से किसानों के बीच अपनी लोकप्रियता को जो है मजबूत किया, जिसमें उसने 1 से 2 मिलियन जमींदारों का नरसंहार करके जो है भूमि सुधार के काम को जो है अंजाम दिया। चीन ने एक स्वतंत्र औद्योगिक प्रणाली और अपने परमाणु हथियार जो है विकसित किए। 1950 में चीनी जनसंख्या 550 मिलियन थी, जो बढ़कर 1974 में जो है 900 मिलियन हो गई। हालांकि एक महान सुधार की आदर्श परियोजना द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1958 से 1961 के बीच जो है 15 से 35 मिलियन लोगों की जो है मृत्यु हुई। ज्यादातर जो है लोगों की जो है भूखमरी के कारण जो है वो मृत्यु हुई। 1966 में माओ और उनके सहयोगियों ने जो है सांस्कृतिक क्रांति की जो है चीन में शुरुआत की, जो 1976 तक माओ की मृत्यु तक जो है चली। हालांकि इस दौरान जो है इस दशक में जो है राजनीतिक मंदी और सामाजिक उथल पुथल जो है वो जारी रही। अक्टूबर 1971 में पीआरसी ने जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है गणतंत्र की जगह ली और सुरक्षा परिषद में जो है अपनी स्थायी सीट को भी जो है उसने हासिल किया। तो 1971 में जो है चीन को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है स्थायी सदस्य के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद आता है पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ चाइना। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा है, जो यूलू नदी यानी अमलोक नदी के मुहाने से लगभग 22,117 किलोमीटर दूर टोंकिन की खाड़ी तक जो है स्थित है। चीन की सीमा 14 देशों की सीमाओं से जो है लगती है। चीन पूर्वी एशिया के देशों वियतनाम, लाओस और म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और मध्य एशिया में कजाकिस्तान और रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया में इनर एशिया और उत्तर पूर्व एशिया। इसके अतिरिक्त जो है चीन दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ जो है समुद्री सीमा भी जो है साझा करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चीन है। तो चीन की जो है सीमा कितने देशों के से जो है साथ जो है लगती है। इधर मंगोलिया है, इधर रशिया है, कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, देख सकते हैं आप, लाओस, वियतनाम और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिनके साथ जो है वो समुद्री सीमा जो है वो साझी करता है। इसके बाद जो साउथ कोरिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितने देशों के साथ जो है चीन अपनी समुद्री और जो है भूमि सीमा जो है साझा करता है। चीन के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो दोस्तों, चीन बहुत ही विशाल और विविध है। गोभी और तकला-मकान रेगिस्तान जो है वो चीन में है। हिमालय, काराकोरम, पामीर और तियान शान पर्वत श्रृंखलाएं जो है चीन से जो है लगती हैं। यांगजी और पीली नदियां जो क्रमशः तीसरी और छठी विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं वो भी चीन में हैं। प्रशांत महासागर के साथ चीन की तटरेखा लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी है। यह प्रशांत क्षेत्र से घिरा हुआ हैवोहाई पीला और पूर्वी चीन और दक्षिण चीन समुद्र है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हाल के दशकों में चीन गंभीर पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण से जो है पीड़ित है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विकास के लिए जो है पर्यावरणीय नियमों को जो है ताक पर रखना। इसके बाद आता है दोस्तों पॉलिटिक्स यानी राजनीति। चीन के संविधान में कहा गया है कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक समाजवादी राज्य है जो मजदूर वर्ग और किसानों के गठजोड़ के आधार पर लोगों की लोकतांत्रिक तानाशाही के अधीन है, और यह कि राज्य के अंग लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लागू करते हैं। पीआरसी दुनिया के एकमात्र समाजवादी राज्यों में से एक है जो स्पष्ट रूप से साम्यवाद के निर्माण का जो है लक्ष्य रखता है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंड इन 1954 विद 106 आर्टिकल, जिसमें 106 अनुच्छेद थे। दूसरा 1975 में जो है बनाया गया था, जिसमें जो है 4 अध्याय थे। तीसरा सन 1978 में जो है बनाया गया था, जिसमें प्रस्तावना 4 चैप्टर और 60 अनुच्छेद थे। चौथा सन 1982 में बनाया गया, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं, और ये जो है वर्तमान में जो है चीन का संविधान है जो सन 1982 को जो है बना हुआ था। उसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की संस्थापक और सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी है। सन 1949 में
इस पार्टी के नेतृत्व में क्रांति आई और जिसके दम पर जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है स्थापना हुई। सन 1921 ईस्वी को जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। 2018 के बाद जो है चीनी संविधान का मुख्य निकाय ने जो घोषणा की कि चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद की परिभाषित विशेषता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी का जो है नेतृत्व है। 2018 के संशोधनों ने चीन की वास्तविक स्थिति को जो है एक तरफा जो है कर दिया, यानी जो महासचिव है यानी पार्टी का नेता है वो राज्य और सरकार पर जो है अंतिम अधिकार रखता है और चीन के सर्वोपरि नेता के रूप में कार्य करता है। यानी वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति हैं वही जो है पार्टी के महासचिव हैं और इस तरीके से जो है वो एक तरफा अधिकार रखते हैं। स्थानीय पीपल कांग्रेस सीधे निर्वाचित होती है और उस स्तर पर जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो परोक्ष रूप से जो है स्थानीय पीपल कांग्रेस के जो है प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो चुनी जाती है। राजनीतिक प्रणाली हालांकि विकेंद्रीकृत है। प्रांतीय और उपप्रांतीय नेताओं के पास से स्वायत्तता की एक महत्वपूर्ण राशि है। 1 और 8 राजनीतिक दल एनपीसी और चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के जो है प्रतिनिधि हैं। चीन लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के लेनिनवादी सिद्धांत का जो है समर्थन करता है, लेकिन आलोचकों ने जो है निर्वाचित नेशनल पीपल कांग्रेस को जो है एक रबड़ स्टैंप के निकाय के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस को ही जो है चीन की जो है संसद कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद आता है सरकार यानी गवर्नमेंट। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राज्य का नाम मात्र का जो है मुखिया होता है, जो कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा जो है निर्वाचित होता है। लेकिन आपने देखा होगा सन 2018 के बाद जो संशोधन के बाद जो है राष्ट्रपति यानी जो पार्टी का महासचिव है वही जो है एक तरफा जो है अधिकार रखता है, यानी वो उसकी शक्तियों को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। फ्री में सरकार का जो है मुखिया होता है यानी प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। वह राज्य परिषद जिसमें जो है 4 उपाध्यक्ष होते हैं की अध्यक्षता करता है और जो मंत्रालय हैं और जो आयोग हैं उनके भी जो है मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं और केंद्रीय सैन्य आयोग के जो है अध्यक्ष भी हैं, जो उन्हें चीन का जो है सर्वोपरि नेता बनाता है। यानी चीन की सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान प्रमुख जो है ली केकियांग जो है सीपीसी पॉलिट ब्यूरो जो है स्थायी समिति के वरिष्ठ सदस्य, यानी जो चीन की जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके पॉलिट ब्यूरो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है थिंक टैंक होता है, जिसके जो है एक वरिष्ठ सदस्य जो है ली केकियांग हैं। जब नेशनल पीपल कांग्रेस जो है सेशन में नहीं होती है तो उसकी जो है सारी शक्तियां जो है उसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है वो जो है उसकी सारी शक्तियों का जो है इस्तेमाल करती है। साल में सिर्फ जो है एनपीसी यानी नेशनल पीपल कांग्रेस का सिर्फ एक ही सेशन होता है जो अधिकतम 1 हफ्ते के आसपास जो है होता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो है चीन की वो कितनी जो है शक्तिशाली हो सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी प्रशासनिक विभाजन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 22 प्रांतों में जो है विभाजित किया गया है। 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं और 4 नगर पालिकाएं जो है स्पष्ट रूप से चीन में है। साथ ही हांगकांग और मकाओ जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। भौगोलिक रूप से जो है मुख्य भूमि चीन के सभी जो 31 प्रांत के प्रभागों को जो है 6 क्षेत्रों में जो बांटा जा सकता है। उत्तरी चीन, पूर्वोत्तर चीन, पूर्वी चीन, दक्षिण मध्य चीन, दक्षिण पश्चिम चीन और उत्तर पश्चिम चीन। चीन ताइवान को अपना 23वां प्रांत मानता है, हालांकि ताइवान का संचालन रिपब्लिक ऑफ चाइना करता है जो पीआरसी के जो है दावे को खारिज करता है। इसके विपरीत जो है आरओसी पीआरसी द्वारा शासित सभी डिवीजनों पर जो है संप्रभुता का जो है दावा करता है। यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो है विरोध करता है और जहां जहां पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो शासन है वहां पर जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना दावा जो है करता है। इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ चाइना के जो है 22 जो प्रांतों का वर्णन है। अनहुई, फुजियान, गांसू, गुआंगडोंग, गुइझोउ, हेनान, हेबे, हेइलोंगजियांग, हेनान, हुबेई, हुनान, जियांगसू, जियांगशी, जिलिन, लियोनिंग, किंघाई, शानक्सी, शडोंग, शांक्सी, सिचुआन, यूनान, झेजियांग। रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा शासित जो क्षेत्र हैं ताइवान स्वायत्त क्षेत्र,
गुआंगशी, इंद्र मंगोलिया, निंजिया, झिजियांग, तिब्बत। इसके अलावा नगर पालिकाएं हैं बीजिंग, चोंगकिंग, शंघाई, तियानजिन, और विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है हांगकांग और मकाओ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों की इस तरीके से जो है चाइना का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिवीजन किया हुआ है। अब आता है फॉरेन रिलेशंस ऑफ चाइना। द पीआरसी हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद 175 कंट्रीज एंड मेंटेन्स एम्बेसी इन 162 कंट्रीज। यानी 175 देशों के साथ इसके राजनयिक संबंध हैं, जबकि 162 देशों में इसने अपनी एम्बेसी जो है स्थापित की हुई है। वैधता को लेकर भले ही इसके रिपब्लिक ऑफ चाइना तथा अन्य देशों के साथ जो है विवाद रहे हैं, चाइना इससे पहले कभी जो है नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है नेता और सदस्य रहा है। इसने नैम की इस आधार पर वकालत की क्योंकि ये जो है विकासशील देशों का जो है नेतृत्व करता है। चाइना ने ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर जो है ब्रिक्स की स्थापना की तथा सन 2011 में जो है हैनान प्रांत में इसने इसकी जो है एक सफलतापूर्वक बैठक का संचालन किया। चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में जो है व्यापारिक देश बनकर उभरा सन 2013 में। सन 2016 में चाइना जो है 124 देशों के साथ जो है व्यापारिक गतिविधियां जो है चलाने में सक्षम हुआ और ये इस तरीके से जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बनकर उभरा। सन 2019 में जो है इसने एक्सपोर्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर का किया तथा इंपोर्ट 2.1 ट्रिलियन डॉलर का, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 4.6 ट्रिलियन डॉलर का उसने विदेशी व्यापार को बढ़ाया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाइना के कितने जो है देशों के साथ जो है राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं। ये आप हरे रंग में देख सकते हैं, इतने विभिन्न देशों के साथ इसके व्यापारिक राजनयिक संबंध हैं। साथ में ये जो आप नीले कलर में देख सकते हैं ये जो है चाइना है। उसके बाद आता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑफ चाइना। चाइना के दोस्तों विभिन्न देशों के साथ जो है जमीनी और समुद्री जो है विवाद इस समय में जो है वो चल रहे हैं। माना जाता है कि लगभग 14 या 15 देशों के साथ उसका जो है भूमि का जो है विवाद चल रहा है। अगर हम देखें तो अगर जमीन के मामले में देखें तो सबसे पहले अगर आता है भारत का जो है ये मुद्दा आप देख सकते हैं, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है। साथ में जो है नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन देशों के साथ भी जो है इसके विवाद चल रहे हैं जमीनी। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ जो है इसके जो है जमीनी विवाद जो है चल रहे हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ऑटोनोमस जो इसके क्षेत्र हैं जैसे हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, ताइवान हो गया, इन क्षेत्रों पर भी जो है ये अपना हक जता रहा है, जिसकी वजह से इन देशों के साथ जो इसके विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा जो है साउथ चाइना सी में जो है यानी दक्षिण चीन सागर में भी बहुत सारे द्वीपों को लेकर यानी जो भी आइलैंड है उनको लेकर जो है इसका जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ जो है वो विवाद चल रहे हैं। तो अपने विवादित या विस्तारवादी नीतियों के कारण जो है ये इन विभिन्न प्रकार के विवादित जो है मुद्दों में जो है उलझा हुआ है। उसके बाद आता है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड रिफॉर्म। दोस्तों चाइना में सामाजिक राजनीतिक मुद्दे जो है काफ़ी ज्वलंत हैं। मानवाधिकारों के जो है सुधार की जो है मुद्दे जो है वो काफ़ी ज्वलंत है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर जो है लोगों के अधिकारों का जो है वो दमन होता है या जो है सुनने को मिलता रहता है। ये आप देख सकते हैं 20वीं जो वर्षगांठ जो है थियानमेन स्क्वायर मास्कर की जो है सन 1989 ईस्वी में जो है ये नरसंहार हुआ था और सन 2019 में इसके जो 20 साल हुए थे। तो सन 1989 में जो लोकतंत्र समर्थक जो है हजारों निर्दोष छात्रों को जो है इस जगह पर जो है वो मार दिया गया था। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं हांगकांग में जो है चाइना के विरोध प्रोटेस्ट जो आप देख सकते हैं सन 2019 में जो है वो हुआ था। ये जो है चाइना की जातियों के विरुद्ध जो है हांगकांग के लोग जो है अपने लिए जो है स्वतंत्रता की जो है मांग कर रहे हैं चाइना से। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है स्वायत्त क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है चाइना का जो है अतिशासन जो है वो बना हुआ, जिसके कारण जो है वहाँ पर आए दिन जो है मानवाधिकारों का जो है वो हनन देखने को मिलता है। भले ही चाइना में जो है लोगों के जो है कर्तव्यों की बात जो है कही गई है, लेकिन अधिकारों के संरक्षण की कहीं भी जो है जिक्र नहीं है। और चाइना जो है रोज
गवाही देता है कि वो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है हकीकत कुछ और ही है। इसके बाद आता है मिलिट्री यानी सेना। तो इस दोस्तों इस समय जो है चाइना के पास लगभग 23 लाख जो है एक्टिव जो है सैनिक हैं। इस मामले में वो जो है विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, जिसके पास इतनी बहुत बड़ी जो है सेना है। इसके अलावा उसके पास जो है रिजर्व सैनिक भी हैं, लेकिन इस मामले में वो नॉर्थ कोरिया से पीछे है। इस समय जो है चाइना के पास लगभग जो है 29 लाख जो है टोटल जो है सैनिक है, उसमें से जो है 23 लाख जो एक्टिव और 6 लाख जो है वो रिजर्व में आते हैं। इसके अलावा चाइना के पास जो है 9,000 टैंक हैं, 6,000 फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 10,000 तोपें हैं, 5,000 एयरक्राफ्ट हैं, 76 उसके पास पनडुब्बियां हैं। तो इस तरीके से उसके पास जो है बहुत सारी मिसाइलें भी हैं, परमाणु बम भी हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे जो अत्याधुनिक हथियार जो है चाइना के पास है, चाइना की सेना के पास है। इस तरीके से वो बहुत बड़ी जो है शक्तिशाली विश्व की सेना बनती है। इसके अलावा जो है चाइना ने सन 2017 में जो है अपने बजट में से जो है लगभग 151.5 बिलियन डॉलर का जो है बजट जो है रक्षा के ऊपर जो है वो खर्च किया हुआ था। यानी अपनी जीडीपी का लगभग 1.3% उसने विश्व एवरेज के साथ जो है उसने रक्षा के ऊपर जो है खर्च किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे देश जो है उसके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, या बहुत सारी एजेंसियां हैं, चाहे यूएस ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस हो या फिर सिपरी हो, इस तरीके की जो बहुत सारी एजेंसियां उसके ऊपर आरोप भी लगाती है कि जितना बजट जो है चाइना दिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो खर्च जो है अपनी सेना के ऊपर कर रहा है। इसके अलावा आती है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। तो सन 2010 के बाद जो है विश्व के जो है नंबर 2 स्थान पर जो है पहुंच गए, यानी अर्थव्यवस्था के मामले में उसकी जीडीपी बढ़कर विश्व में नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचा दिया उसको। इसके अलावा जो उसकी जो सन 2018 तक जो अर्थव्यवस्था थी वो 13.5 खरब डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था जो है बन गई थी। इसके अलावा सन 2014 तक जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर जो है वो पहुंच गया। इसके अलावा सन 1978 में जब उसकी अर्थव्यवस्था 150 बिलियन डॉलर थी, जो बढ़कर सन 2018 में जो है 13.6 ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था हो गई है। इसके अलावा जो है सन 1978 से लगातार उसकी जो अर्थव्यवस्था 6% की दर से जो है वो बढ़ रही है। चाइना विश्व का नंबर 1 जो एक्सपोर्टर और नंबर 2 का जो है वो इंपोर्टर जो है वस्तुओं का है। इसके अलावा सन 2010 में जो है उसका विश्व की अर्थव्यवस्था में जो है 25% हिस्सेदारी थी, और जो बढ़कर जो है 2019 में जो है 39% हो गई। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एंड इनोवेशन। तो दोस्तों चाइना जो है विश्व का सबसे जो है बहुत ही टेक्निकली जो है एडवांस कंट्री में शुमार आता है, यानी अमेरिका के बाद जो है चाइना का ही नंबर जो है एडवांस कंट्री के रूप में टेक्नोलॉजी के मामले में आता है। इसके अलावा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ई कॉमर्स जो है मार्केट है, जिसमें जो है 42% हिस्सेदारी जो है विश्व में जो है सन 2016 तक जो है चाइना की जो है थी। चाइना ने सन 2018 तक जो है ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से लगभग जो है 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है कमाई की थी। चाइना जो है वेंचर कैपिटल एक्टिविटी के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो है नंबर 2 पर आता है। इसके अलावा जो है स्टार्टअप कंपनीज के मामले में भी जो है ये नंबर 1 पर पहुंचता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स तथा इनोवेशन के मामले में भी जो है विश्व में जो है अपना जो है स्थान रखता है। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो है विश्व में जो है अपना अग्रणी स्थान जो है वो चीन जो है रखता है, यानी बहुत ही एडवांस जो है एक कंट्री के रूप में जो है वो बन चुका था। एक जमाना था चाइना कभी जो है विश्व में जो है बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन जो है बीच में जो है उसकी जो है राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता के कारण जो है यूरोपीय देशों ने जो है उसको जो है पछाड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे अब वो फिर से जो है वो इन देशों से जो है आगे निकलता जा रहा है। सन 2017 में जो है इसने साइंटिफिक रिसर्च और विकास के ऊपर जो है लगभग 279 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए हुए थे। सन 1970 में जो है इसने अपना
पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया हुआ था। इसके अलावा जो स्पेस में इसका अपना स्पेस स्टेशन भी है दोस्तों, तो बहुत ही एक एडवांस जो है वो देश के रूप में जो है उभर कर जो है सामने आ गया है चाइना। तो चाइना वर्तमान में जो है साइंस और तकनीक के मामले में जो है विश्व में जो है वर्चस्व जो है स्थापित करता जा रहा है। तो अमेरिका के बाद जो है चाइना ही ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में जो है काफ़ी उन्नति और प्रगति जो है वो कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो साइंस और तकनीक है ये भी उसको एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो बनाने की ओर अग्रसर है। तो इस तरीके से जो 21वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा रोल जो है ये साइंस और तकनीक के क्षेत्र में जो है प्ले करने वाला है। उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार। दोस्तों दूरसंचार के क्षेत्र में इस समय चाइना जो है विश्व का नंबर 1 जो है बाजार है। उसके मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.5 बिलियन 2018 तक जो है वो हो चुकी थी। चाइना के पास जो है लगभग इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी जो है लगभग 80 करोड़ जो है यूजर्स जो है 2018 तक जो है वो हो चुके हैं, जो इसकी जनसंख्या के लगभग जो है 60% जो है वो बैठती है। 2018 तक जो है चाइना में लगभग 1 बिलियन 4G जो है यूजर जो है हो चुके थे, जो कि पूरे विश्व का लगभग जो है 40% जो है संख्या बैठती है। 2019 की शुरुआत में चीन में जो है इंटरनेट की जो गति 30 MB प्रति सेकंड थी, हालांकि वो अमेरिका से लगभग 9% धीमी है। इसके अलावा जो है 2023 तक 1 GB प्रति सेकंड तक बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों सन 1990 से लगातार चीन जो है राष्ट्रीय रोड नेटवर्क के मामले में जो है खासी प्रगति जो है वो कर रहा है, यानी लगातार जो है वो सड़कों का जो है विस्तार या जो है जाल बिछा रहा है। 2018 तक उसकी जो है सड़कों की लंबाई जो है लगभग 1,42,500 किलोमीटर तक जो है वो पहुंच गई थी, यानी विश्व में जो है सबसे नंबर 1 पर जो है वो इसको पहुंचाता है। इसके अलावा जो है रेलवे के क्षेत्र में भी जो है लगभग 1,27,000 किलोमीटर तक उसने जो है रेलवे का जो है विस्तार कर लिया था। इसके अलावा चाइना ने जो हाई स्पीड जो है रेलवे को जो है लगभग 29,000 किलोमीटर तक जो है वो पहुंचा दिया है, जो कि विश्व में लगभग 60% जो है हिस्सेदारी रखती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चाइना रोड और जो है रेलवे के क्षेत्र में जो है वो प्रगति कर रहा है, यानी उसने सड़क के साथ साथ जो है रेलवे को भी जो है बहुत ही तेज गति से जो है वो बढ़ा दिया है। दोस्तों ये शंघाई बंदरगाह है, ये विश्व का सबसे बड़ा बिजी जो है बंदरगाहों में से जो है माना जाता है। इसके अलावा ये थ्री गॉर्ज डैम है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित जो है डैम है, ये भी चाइना में है। इसके अलावा जो है ये विश्व का सबसे लंबा जो है रोड ब्रिज है, ये भी चाइना में है, जो हांगकांग, जुआई, मकाऊ को जो है वो जोड़ता है। इस तरीके से जो है चाइना ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में किस तरीके से जो है प्रगति कर रहा है। विश्व के जो है लंबे ऊंचे ब्रिज और तेज गति की ट्रेनें जो है ये चाइना जो है चला रहा है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें भी जो है चाइना को एक सुपर पावर या शक्तिशाली जो है राष्ट्र के रूप में जो है बनाने की ओर अग्रसर हैं। उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ। तो दोस्तों बहुत सारी गतिविधियों के साथ साथ जो है चीन ने जो है शहरीकरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है अपना जो है वर्चस्व जो है स्थापित करना शुरू कर दिया है। तो माना जाए तो 21वीं शताब्दी जो है वो लगभग चीन की जो है होने वाली है, ऐसा इसमें इस बात में जो है बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता है। जहां 1980 तक जो है चीन में जो है लगभग 20% शहरीकरण था, जो सन 2016 तक जो है वो बढ़कर 55% जो है वो शहरीकरण हो गया है। तो शहरीकरण के मामले में जो है वो एक अपनी मिसाल जो है विश्व में जो है वो पेश करता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं चोंगलिंग सिटी है, और इसके अलावा ये शंघाई शहर है, इसके अलावा ये गुआंगजू ट्विन्स टावर है। ये तो कुछ एक ही इतने जो है शहर जो है मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें बहुत सारे और भी ऐसे बड़े बड़े जो है शहर है जो चाइना में इस समय जो है वो अपना आकार ले रहे हैं।
इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है चीन खासी प्रगति जो है वो कर रहा है। कुछ एक अपवादों, चाहे वो सार्स है, चाहे वो सन 2019 में जो है कोविड महामारी जैसी जो है बीमारियां हैं, इनके अलावा जो है चीन ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है। उसके बाद आता है एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो दोस्तों शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो है चीन अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है। 2018 तक जो है 15 साल से ऊपर की आयु के लगभग 96% जो जनसंख्या उसकी जो है वो शिक्षित हो चुकी थी। उसके बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो विश्व में अपना जो एक अच्छा स्थान रखते हैं, जैसे कि ये पेचिंग यूनिवर्सिटी है जो विश्व की जो है टॉप यूनिवर्सिटी में से जो है एक मानी जाती है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो चीन का जो है कल्चर भी जो है बहुत ही रिच कल्चर है। अपने इस रिच कल्चर के कारण ही वो पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध है। जर्नी टू द वेस्ट की कहानियाँ जो है चीन में जो है आम विषय हैं, यानी इन कहानियों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस जो है होता है। इसके अलावा खेलों के क्षेत्र में भी जो चीन अपना जो है वो डंका बजा रहा है। बहुत ही प्राचीन समय से जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है वो खेल खेले जाते हैं। चीन का जो है राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, लेकिन इसके अलावा अन्य खेलों में भी जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है। सन 2008 में उसने बीजिंग ओलंपिक को सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया था, जिसमें उसने जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लेकर के जो है अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया था। इसके अलावा सन 2012 में जो है पैरालंपिक गेम्स में भी जो है उसने शानदार जो है प्रदर्शन किया था। इसके बाद आता है एमर्जिंग सुपर पावर स्टेटस। तो दोस्तों क्या चीन एक उभरती हुई महाशक्ति है? बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जिस गति से जो है चीन आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से उसकी जो सैन्य क्षमता है, उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है तथा उसका बढ़ता हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, जिसके कारण जो है 21वीं शताब्दी में चीन जो है एक बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाने वाला है। हालांकि आर्थिक असंतुलन तथा डेमोग्राफिक असंतुलन है वो कहीं न कहीं जो सदी की प्रगति में हुए चीन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनने वाला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो है सुपर पावर क्या होता है, महज एक बहुत बड़ी जो है अर्थव्यवस्था होना जो है वो सुपर पावर होना नहीं होता है, बल्कि इसके लिए जो है अमेरिका की तरह जो है सांस्कृतिक प्रभाव होना चाहिए तथा साथ में जो है सैन्य क्षमता भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिस तरीके की जो है अमेरिका के पास है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जिस गति से चीन जो है प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से चीन की जो सैन्य क्षमता है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो काफ़ी आगे निकल चुका है, तो मेरा मानना है कि वो 21वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करने वाला है, यानी एक बहुत बड़ी जो है महाशक्ति बनकर जो है उभरने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में किसी और विषय के ऊपर मैं जानकारी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।